Have a look, everyone. First of all, a very good morning to all of you. So we were discussing the part insurance, and in our previous class, we have discussed about life insurance. We have discussed that in today's time, people take life insurance policy due to two types of fears. Number one, when they are having a fear, they are worried that if they will die too early, then who will take care of their family? So they take an insurance policy for the welfare of their family after their death. And sometimes people are worried about dying too late. They are worried that if they will live for a longer period of time, then who will take care of them? तो ऐसे में भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं. फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली थी, जिसमें आपको ये जो टू लाइंस यहाँ पे मिड में गिवन है, ये principle of indemnity, contribution and subrogation are not applicable on life insurance policy. Applicable ही नहीं है, क्योंकि किसी की लाइफ से होने वाले डेथ को you can't measure in numerical terms, और जब तक नंबर में मेजर नहीं कर सकते, जब तक रुपीज में मेजर नहीं कर सकते, फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते, तब तक आप उसको कंपनसेशन उसका ऐसे प्रॉफिट या लॉस के बेसिस पे नहीं देख पाओगे. फिर हमने इसके मेन एलिमेंट्स पे डिस्कस कर लिए थे कि एटमोस्ट गुड फेथ है, सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी. उसके बाद में पॉलिसी लेते टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, और इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि ह्यूमन लाइफ के नहीं रहने से कितना लॉस होगा ये मेजर नहीं किया जा सकता. अब बात करते हैं फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस नाम से तो आपको लगेगा सिर्फ आग से लगने वाले लॉसेस के लिए, लेकिन एक्चुअली इसमें फायर के अलावा और बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है. ठीक है, फायर के अलावा और बहुत सारी चीजें होती है जो फायर इंश्योरेंस का पार्ट बनती है. देखिए क्या लिखा हुआ है. फायर इंश्योरेंस क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, दैट इज द इंश्योरर, इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन agrees to indemnify the loss of other party. अच्छा, लैंग्वेज थोड़ी अलग है. Indemnify the other party for the financial loss which the latter may suffer due to damage to the property insured by fire during a specific period of time and up to a specific amount. मुश्किल हो जाएगा याद करना आपके लिए इतना बड़ा, तो इसको समझिए. ये क्या है? ये एक पॉलिसी है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर एक पार्टी, जिसको इंश्योरर कहते हैं, इंश्योरर यानी जो हमारा इंश्योरेंस करेगा, वो इंश्योरर कुछ पेमेंट के अगेंस्ट, कुछ प्रीमियम के अगेंस्ट एग्री कर रहा है कि वो इंश्योर्ड को इंडेमनीफाई कर देगा. इंडेमनीफाई करने का मतलब है वो इंश्योर्ड को लॉस से बाहर ले आएगा. कौन सा लॉस? फाइनेंशियल लॉस, जो किसका हुआ? इंश्योर्ड का हुआ. विच द लेटर में सफर, यानी बाद वाला. बाद में किसकी बात की है? इंश्योर्ड की बात. तो जो इंश्योर्ड सफर करेगा ड्यू टू डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का उसने इंश्योरेंस करवाया है वो प्रॉपर्टी अगर आग से डैमेज हो जाती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक उसका लॉस कौन कवर अप कर देगा? इंश्योरर. अब मैं सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए और शॉर्ट में लिख लीजिए. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड which he may suffer due to fire, which he may suffer due to fire. फिर फुल स्टॉप लगा के आप ये भी लिख सकते हैं, the loss will be covered only for a specific period of time and up to a specific amount. एक स्पेसिफिक पीरियड और स्पेसिफिक अमाउंट तक का लॉस ही रिकवर किया जाएगा. आगे देखिए, The contract containing the terms and conditions is known as policy. जिस कॉन्ट्रैक्ट में इसकी टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई होती है ना फायर इंश्योरेंस की, उस कॉन्ट्रैक्ट को पॉलिसी कहा जाता है. आगे, generally the fire policy contains the name of parties, description of insured property and the sum for which property is insured, the amount of premium payable and the period insured against. Generally the period of insurance is 1 year. ये कह रहे हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें पार्टीज के नाम होते हैं, किस किसने इंश्योरेंस करवाया और किससे करवाया, किस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया उसकी डिटेल होती है, अमाउंट लिखा हुआ होता है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस करवाया. मैंने 4 लाख की इंश्योरेंस करवाई या 5 लाख की इंश्योरेंस करवाई, तो वो अमाउंट लिखा हुआ होगा. कितना प्रीमियम मुझे पे करना है उसके बारे में लिखा हुआ होगा, और कितने ड्यूरेशन की पॉलिसी है उसके बारे में लिखा हुआ होगा.
जनरली ये जो पॉलिसी होती है ना, ये 1 ईयर की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। 1 ईयर के बाद रिन्यू करवानी पड़ती है। आगे देखिए, फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर। आग से होने वाले नुकसान की रिकवरी करता है। लाइटनिंग या एक्सप्लोजन हो गया है, कहीं बिजली गिर गई है या फिर कहीं कोई मशीन एक्सप्लोड होने की वजह से आग लग गई है उसको। इट मीन्स एक्चुअल फायर एंड इग्निशन एंड इट शुड बी एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल। क्या मतलब है इसका? ये कह रहे हैं एक्चुअली आग लगनी चाहिए, ठीक है, एक्चुअली आग लगेगी तो ही क्लेम मिलेगा, और आग एक्सीडेंटल होनी चाहिए, इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने जानबूझ के ही आग लगा ली है तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आग जो है वो कैसी होनी चाहिए? अचानक से एक्सीडेंटली अगर लग गई है तो ही क्लेम मिलेगा। आगे, फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू फायर कॉज्ड बाय रियॉट, सिविल स्ट्राइक, रिबेलियन और फॉरेन। किसी भी तरीके के दंगे, किसी भी तरीके का सोशल जो झगड़े चलते हैं या लोग जो अगेंस्ट हो जाते हैं, फॉरेन एनिमी अगर हमारे यहाँ पे आया आपको जला के चला गया, तो इससे अगर कोई भी नुकसान होता है तो आपको हर तरीके का क्लेम मिलेगा। आगे, सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है इंश्योरेंस का। ईच एंड एवरी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस। नाउ द बेसिक एलिमेंट्स आर insurable interest, we have already discussed, it must be present at both the time, at the time of taking policy as well as at the time of loss. Number 2, this is also a contract of utmost good faith, each and every material fact should be disclosed. Number 3, principle of indemnity is applicable here, वहां पे तो नहीं applicable था, लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ एप्लीकेबल है। जितना लॉस होगा उतनी रिकवरी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, the compensation is paid only when loss is due to fires or the crime of causa proxima is also strictly followed. आपका लॉस अगर आग की वजह से हुआ है तो ही क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी कॉजा प्रॉक्सिमा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। कॉजा प्रॉक्सिमा यानी आपका जो कॉज है लॉस का, उस कॉज की वजह से ही आपको क्लेम मिल सकता है, और कोई भी रीजन से लॉस हुआ है तो आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट वन, फायर इंश्योरेंस कंप्लीट है। मरीन इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा इंश्योरेंस जिसमें मरीन लॉसेस यानी पानी की वजह से जो नुकसान होते हैं, सी के जो नुकसान होते हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारा ट्रेड ओशियंस के थ्रू और वाटर बॉडीज के थ्रू होता है, तो वाटर बॉडी से आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उससे आपको जो भी लॉस हुआ, उस लॉस में वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स जब इन ट्रांजिट है तब जो लॉस हुआ उसकी रिकवरी के लिए ये इंश्योरेंस किया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, a contract of marine insurance can be defined as an arrangement under which the insurer against the insurance company undertake to indemnify the insured, यानी वो ये गारंटी लेती है कि वो इंश्योर्ड के लॉस की रिकवरी करेगी in the manner and to the extent thereby agreed against merit losses। जितना आपने एग्रीमेंट किया है, जिस मैनर में आपने बात की है, उसी मैनर में आपका लॉस रिकवर कर दिया जाएगा। अब मरीन रिस्क कौन कौन सी होती है? पेरिल्स ऑफ सी के खतरे, पानी के खतरे, जैसे स्टॉर्म आ गया, कोलिजन हो गया, कैप्चर हो गया, सीजर हो गया, शिंकिंग ऑफ शिप एक्सेट्रा। स्टॉर्म आपको पता ही है, पानी का तेज बहाव आने की वजह से शिप को नुकसान। कोल्यूजन, दो शिप्स आपस में अगर भिड़ गई है पानी में तो उसकी वजह से। कैप्चर, अगर आपकी शिप को किसी ने कैप्चर कर लिया या पानी की वजह से। सीजर, कोई भी वाटर बॉडी में कुछ सीज हो गया है या फिर शिप शिंक हो रही है, और शिंकिंग ऑफ द शिप की वजह से अगर आपका कुछ गुड्स पानी में गिर के खराब हो जाता है। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस से जब हम गुड्स को लेके जाते हैं उनका मरीन इंश्योरेंस करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। डेफिनेटली सारे कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर और इंश्योरर के बीच में होते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। द इंश्योर्ड में भी कार्गो ओनर, कार्गो का मतलब होता है गुड्स, यहाँ कार्गो वर्ड यूज किया गया है गुड्स के लिए, लिख लीजिएगा, कार्गो वर्ड इज यूज्ड फॉर गुड्स। आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, तो गुड्स का ओनर भी इंश्योरेंस करवा सकता है, शिप का ओनर भी इंश्योरेंस करवा सकता है। फ्रेट यानी कि किराया, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाने का फ्रेट होता है ना, वो फ्रेट ओनर भी जो है, वो रिसीवर जो है जिसको किराया मिलने वाला है, वो भी इंश्योरेंस करवा सकता है। द इंश्योरर इज नोन एज अंडरराइटर, यहाँ इंश्योरर को अंडरराइटर कहते हैं, जो ये गारंटी लेता है कि लॉस हो गया तो मैं पैसा दे दूंगा। जैसे चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, अंडरराइटर जो ये गारंटी लेता है कि शेयर नहीं सेल आउट हुए तो मैं परचेज कर लूंगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी अंडरराइटर होगा। फिर द इंश्योर्ड पेज अ पर्टिकुलर सम व्हिच इज कॉल्ड प्रीमियम, जिसने इंश्योरेंस करवाया वो प्रीमियम देगा। ये रिपीट हो रही है बातें, ये सब आपको पता है,
in exchange for an undertaking from the insurer to indemnify the insured against the loss or damage caused by sea peril. ये घुमा फिरा के सेम चीज लिखी हुई है, आपको इतना लिखना ही नहीं है. What you are supposed to mention is marine insurance is a contract of insurance where the insurer agrees to make good the loss of insured. I repeat, where the insurer agrees to make good the loss of insured which he may suffer due to the perils of सी. जो वो सफर करेगा सी के पैरल से, उससे बचाने के लिए जो इंश्योरेंस है वो क्या है, वो मरीन इंश्योरेंस है. आगे बढ़ते हैं. 3 तरीके का होता है, कार्गो यानी गुड्स का. ठीक है, कार्गो और द गुड्स कंटेन्ड इन शिप. जिसके भी गुड्स है या शिप के क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, बिलोंगिंग्स यानी जो उनकी चीजें हैं, उनकी खुद की चीजें, उनका इंश्योरेंस करवा सकते हैं. तो सबसे पहले कार्गो का या गुड्स का इंश्योरेंस होगा. नंबर 2 हल इंश्योरेंस. हल इंश्योरेंस शिप का इंश्योरेंस होता है. जो शिप है ना जिसमें आपके गुड्स जा रहे हैं, शिप में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होगी, फर्नीचर्स होंगे, फिटिंग्स होगी, टूल्स, मशीनरी, शिप का इंजन और जो स्टोर्स है उन सब की. तो शिप बहुत कॉस्टली चीज है, तो ऐसे में शिप का भी इंश्योरेंस करवाया जाता है. नंबर 3 अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. फ्रेट यानी कि जो किराया है, जब हम शिप से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो ऐसे में जो फ्रेट हम पे कर रहे हैं उसका भी इंश्योरेंस करवाया जाता है. क्योंकि काफी बार क्या होता है, ओनर कह देता है गुड्स का कि जब तक मेरे पास गुड्स सेफली नहीं आ जाते तब तक मैं आपको किराया ही नहीं दूंगा शिप का. तो ऐसे में जो शिप पे गुड्स लेके जा रहा है वो कहेगा भाई मुझे नुकसान हो जाएगा ना, तो वो फ्रेट इंश्योरेंस करवा लेता है कि बाय चांस अगर ऑन द वे शिप डैमेज भी हो जाती है या गुड्स चोरी भी हो जाते हैं और उसको किराया नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, फ्रेट इंश्योरेंस करवा के अपना फ्रेट रिकवर करवा सकता है. ठीक है, अपना जो रेंट है, जो किराया है, वो रिकवर करवा सकता है. क्या कह रहे हैं ये, हायर इज इंश्योर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लूजिंग अ फ्रेट. ये कह रहे हैं जो हायर है ना, जिसने, जैसे मैंने आपकी शिप ली, शिप के ओनर आप हो, मैंने आपकी शिप को यूज करना शुरू किया, मैंने कहा कि मैं आपकी शिप ड्राइव कर लूंगी, आप बदले में मुझे किराया दे देना और गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा दूंगी. अब अगर बीच में शिप में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप तो कह दोगे कि आप मुझे रेंट ही नहीं दोगे, आप मुझे फ्रेट ही नहीं दोगे, किराया ही नहीं दोगे. तो ऐसे में मुझे भी तो फियर रहेगा, तो मैं आपके क्या कर सकती हूँ, फ्रेट का इंश्योरेंस. शिप का इंश्योरेंस तो मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि शिप मेरी बिलोंगिंग नहीं है, शिप मेरी नहीं है, शिप के लॉस होने से मुझे डायरेक्टली लॉस नहीं होगा, बट हाँ मुझे फ्रेट का नुकसान होगा तो मैं उसका इंश्योरेंस जरूर करवा सकती हूँ. ठीक है, इसके मेन एलिमेंट्स क्या है, लॉस के टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है. ये भी अटमोस्ट गुड का कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे भी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल है और इस पे भी कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा एप्लीकेबल है. ये तो सेम टू सेम ही है, 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट है, बाकी सेम है. अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, ये मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस में आपको सेम टू सेम मिलेगी. और फर्स्ट पॉइंट तीनों में ही डिफरेंट है, लाइफ इंश्योरेंस में, मरीन इंश्योरेंस में और फायर इंश्योरेंस में. आगे देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं. इलनेस के टाइम पे जो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं उस पर्सन के या फिर फैमिली मेंबर्स के, वो हेल्थ इंश्योरेंस है. अभी गवर्नमेंट की चिरंजीवी योजना आई थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने करवाई भी होगी, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने, तो आप पूछना करते. क्या होता है, गवर्नमेंट कवरेज देती रहती है अलग अलग. अभी जैसे था कि 800 रुपीज में वो इंश्योरेंस हो रहा है जिसमें 5 लाख तक की अमाउंट कवर की जाएगी. अगर कोई भी इलनेस होती है तो 5 लाख तक का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होगा. ठीक है, जन आधार कार्ड वगैरह से वो लिंक होके, मूल निवासी और ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट से लिंक होके इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने किया था. तो उसकी डिटेल्स आप पता करना अपने घर पे अगर किसी ने करवाया हो तो. अभी हम जनरल बात करते हैं. कुछ कवरेजेस है जो हेल्थ इंश्योरेंस देता है. पहला, बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन के और डॉक्टर सर्विसेज के जो एक्सपेंसेस है वो. नंबर 2, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर कुछ कैट्रोस्टिक या सडन डिजास्टर इलनेस हो जाती है, जैसे अचानक से किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अचानक से कैंसर का पता चला है या अचानक से कोई इलनेस हो गई जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगे, तो वो मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस. अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए हॉस्पिटलाइज हो गया है, 2 महीने 3 महीने हॉस्पिटलाइज हो गया है, बेड रेस्ट पे है, या एल्डरली पीपल है जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं काफी बार, तो उनके एक्सपेंसेस. फिर मेडिकल सप्लीमेंट, अगर बीच में मेडिकेयर प्रोग्राम्स के
अंदर आपको सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर कोई मिस्टर एक्स है, वो 3 साल तक उसको हेल्थ इशू रहा और उसका जो प्रोग्राम है वो इनिशियल टाइम के लिए अवेलेबल था, बाद में नहीं था, तो उसमें मेडिकल सप्लीमेंट इंश्योरेंस की तरफ से मिल जाएगा कि आपको एक सपोर्ट मिल गया है, आपके मेडिकेयर प्रोग्राम के अलावा भी आपको यहाँ से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। एंड लास्ट, डिसेबिलिटी इनकम। जब तक एक पर्सन अर्निंग नहीं कर पाएगा, अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो 5 मंथ्स के लिए बेड रेस्ट है, तो 5 मंथ्स जब तक वो डिसेबल है ना, तब तक उसको इनकम मिलती रहेगी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। यानी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इंसान खुद देखे, बस वो जब तक डिसेबल है तब तक डिसेबिलिटी इनकम मिलती रहेगी, तब तक उसकी फैमिली चलती रहेगी, जब तक वो दोबारा काम नहीं कर पा रहा तब तक। अब डिफरेंस गिवन है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस एक अश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फाइनल है कि आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, रिस्क जो है वो सर्टेन है, 100% फाइनल है कि एक पर्सन सूनर और लेटर कभी ना कभी तो उसकी डेथ होगी। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में रिस्क अनसर्टेन होता है, हो सकता है सामने वाले को लॉस हो सकता है ना भी। फिर लाइफ इंश्योरेंस तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, बात वही रिपीट हुई है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस इंडैम्निटी का, ठीक है, हो सकता है लॉस हो सकता है ना हो। लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन दोनों के एलिमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद में वो मनी आपको ही दोबारा मिलने वाला है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ प्रोटेक्शन है, अगर लॉस नहीं हुआ तो वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास ही रह जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेते टाइम होना चाहिए। जनरल इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस की बात करूं तो दोनों टाइम होना चाहिए, लॉस के टाइम भी और पॉलिसी लेते टाइम भी। मरीन इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ लॉस के टाइम। फिर ये देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में कोई पार्शियल लॉस नहीं होता। पार्शियल लॉस यानी आधा लॉस। कभी ऐसा होता है इंसान आधा मर गया हो? पॉसिबल ही नहीं है। पूरी डेथ होगी तो क्लेम मिलेगा, डेथ नहीं होगी तो क्लेम भी नहीं मिलेगा। हाँ, अधमरा सिर्फ हम कहते हैं जब कोई सुस्ती आ जाती है, या फिर हम जैसे बहुत सुस्त सुस्त से चलते हैं तो मम्मी कहती है अरे कैसे अधमरे से पड़े हो, है ना। रियलिटी में अगर ऐसा कोई हो जाता है तो उसको क्लेम नहीं मिलता है। LIC तो कहता है जब भगवान आपको बुलाएंगे तभी क्लेम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पार्शियल लॉस का कोई कवरेज नहीं। लेकिन फायर और मरीन इंश्योरेंस में है, अगर आपके सामान आधे जल गए तो भी आपको क्लेम मिलेगा। फिर लाइफ इंश्योरेंस में जो पॉलिसी ले रहा है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, चेकअप होगा और उसके बाद ही पॉलिसी मिलेगी। लेकिन फायर और मरीन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। फिर लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पहले ही फिक्स हो जाता है, बार बार उसको अल्टर नहीं करते। बट फायर इंश्योरेंस वगैरह में पॉलिसी के रिन्यूअल के टाइम जाए, यानी 1 साल की पॉलिसी थी, एक्सपायर हो गई, उसको रिन्यू करवाना है मुझे, तो प्रीमियम अल्टर हो सकता है, रेट चेंज हो सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। द अश्योर्ड कैन सरेंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर इट्स मैच्योरिटी। मिस्टर एक्स ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया था कि 60 साल की एज तक वो इंश्योरेंस करवा के रखा, डेथ नहीं हो तो 60 साल के बाद उनको वो इंश्योरेंस का पैसा वापस मिल जाए ताकि वो अपनी ओल्ड एज चला सके। बट 52 ईयर्स में उनको ऐसा रियलाइज होने लग गया कि अब वो अर्न नहीं कर पा रहे, और उनको लगा उनके पास बहुत सारी सेविंग्स है इंश्योरेंस कंपनी के पास, उनकी सेविंग, तो वो अपनी पॉलिसी को वहीं पे सरेंडर करवा सकते हैं मेच्योरिटी से पहले। ठीक है, कुछ अमाउंट्स डिडक्ट होंगे बट सरेंडर हो सकता है। फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में 9 महीने तक आग नहीं लगी, मैं सोचूं 10वें महीने पॉलिसी सरेंडर करवा लेती हूँ, पैसा मिल जाएगा, तो ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। लास्ट, लाइफ इंश्योरेंस का टाइम पीरियड जनरली लॉन्गर होता है, 5 साल से लेके 20 साल 30 साल, लेकिन बाकी इंश्योरेंसेस का टाइम पीरियड जनरली बहुत शॉर्ट होता है, 1 ईयर 2 ईयर, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, फिर ये तीनों का कंपैरिजन आप खुद पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है पूरा का पूरा आपका पोस्टल सर्विसेज उसमें इंक्लूडेड है और कुछ टेलीकॉम सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड है। बस चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो इस चैप्टर को कंप्लीट हम कल की क्लास में करेंगे, आज नहीं ले रहे हैं हम इसका कोई भी टॉपिक। ओके एवरीवन, so I am ending the class over here. What you are supposed to do, you have to prepare your chapter number 4 up to this difference.
In our next class we will start about communication. हम पढ़ेंगे क्या है communication और कैसा कैसा होता है. Have a nice day. Enjoy yourself.